स्वागत है आपका इस कहानी की दुनिया में। आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे पुरखों ने सुनाई थी। ये कहानी बताती है कि कैसे एक राजा ने अपने बेटों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे एक चिड़िया की कहानी सच्ची लगने लगी थी, और कैसे उन दोनों भाइयों की किस्मत ने उन्हें वापस उनके अपनों से मिलाया। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक एक कमेंट हमें बहुत हिम्मत देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये उस जमाने की बात है जब आनंद नगर में राजा आनंद सेन का राज्य था। राजा साहब बड़े ही नेक और न्याय करने वाले थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश रहती थी। राजा अपनी रानी से भी बहुत प्यार करते थे। दरबार का काम खत्म होते ही वे अपना सारा वक्त रानी के साथ बिताते थे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख था जो उनके मन को खाई जा रहा था। उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन राजगद्दी को कोई वारिस नहीं मिला था। एक दिन की बात है, राजा दरबार में बैठे थे और उनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। यह देखकर एक मंत्री ने पूछा, महाराज, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि आप उदास रहते हैं। कोई परेशानी हो तो हमें बताइए, शायद हम आपकी मदद कर सकें। राजा को लगा कि दिल की बात कह देने से मन हल्का हो जाएगा। वे कहने लगे, आप सब जानते हैं कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन इस राजगद्दी का कोई वारिस नहीं है। हमारी शादी को 12 बरस हो गए, पर रानी की गोद अभी तक सूनी है। मैंने हर तरह का इलाज, हर तरह का उपाय करके देख लिया। बड़े बड़े हकीमों और वैद्यों से इलाज करवाया, साधु संतों को बुलाया, टोना टोटका भी किया, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। अब तो मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी है। ये सुनकर मंत्री कहने लगा, महाराज, जब आपने इतने उपाय किए हैं तो एक और सही। मैंने सुना है कि आजकल अपने नगर में एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया हुआ है। क्यों ना आप उसे अपना हाथ दिखाए। राजा ने कहा, मंत्री जी, जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर ली। अब मैंने हार मान ली है। लेकिन मंत्री और दूसरे दरबारियों ने बार बार समझाया तो राजा मान गए और उन्होंने आदेश दिया कि ज्योतिषी को महल में लेकर आया जाए। राजा का आदेश मिलते ही ज्योतिषी को तुरंत दरबार में लाया गया। उसने राजा का हाथ देखा और कहा, महाराज, इसी साल आपके घर का चिराग पैदा होगा। आपकी किस्मत में 2 बेटे हैं, लेकिन उनके नाम आपको ऐसे रखने होंगे जो शायद किसी ने न रखे हो। और यह भी ध्यान रखना होगा कि इन बच्चों के नाम सिर्फ आप, रानी और उन दोनों के अलावा किसी और को पता न चले। इसी में सबकी भलाई है। राजा ने कहा, वह तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मैं तो उम्मीद छोड़ चुका हूं। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो तुम्हारे कहे अनुसार ही बच्चों के नाम रखे जाएंगे। ज्योतिषी कहने लगा, महाराज, यह मेरा दावा है कि आपको संतान जरूर मिलेगी। इसके बाद ज्योतिषी ने कहा, महाराज, मैं एक राज्य से दूसरे राज्य घूमता रहता हूं। पता नहीं फिर आपसे कब मुलाकात हो, इसलिए मैं आपके होने वाले बच्चों के नाम अभी से बता देता हूं। इसके बाद राजा ने बाकी सभी दरबारियों को बाहर भेज दिया और अब सिर्फ राजा और ज्योतिषी ही उस कमरे में थे। तब ज्योतिषी ने बड़े राजकुमार का नाम छेनड़ और छोटे का नाम बसोत रखा। ये नाम बहुत ही अजीब थे, लेकिन ज्योतिषी के कहने पर राजा मान गए। इतना कहकर ज्योतिषी वहां से चला गया। शाम को जब राजा अपनी रानी के पास पहुंचे तो उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। राजा ने कहा, महारानी, उस ज्योतिषी का कहना है कि हमारे घर में 2 बेटे पैदा होंगे। उसने भविष्यवाणी भी की है और उनके नाम भी बता दिए हैं। रानी बोली, महाराज, मुझे तो अब इन सब बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। मेरी मां ने तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। राजा बोले, रानी, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, बल्कि मुझे तो लगता है कि उस ज्योतिषी की बात जरूर सच होगी, और तुम ऐसी उदासी भरी बातें बिल्कुल मत किया करो। चलो हम जंगल की सैर के लिए चलते हैं, इससे तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। और फिर राजा और रानी दोनों रथ पर बैठकर जंगल की सैर के लिए निकल गए। कुछ ही देर बाद वे वापस लौट आए, क्योंकि रानी का मन अभी भी उदास था। कुछ महीने इसी तरह गुजरे और ज्योतिषी की बात बिल्कुल सही साबित हुई। राजा और रानी के यहाँ एक चांद सा बेटा पैदा हुआ।
पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। राजा ने गरीबों, साधु संतों में दिल खोलकर दान दिया। पूरे राज्य में 1 साल तक खुशियों का माहौल बना रहा। 1 साल बाद राजा के यहाँ दूसरे बेटे का जन्म हुआ और फिर से खुशियां लौट आई। दोनों बच्चों के नाम, जैसा कि ज्योतिषी ने बताया था, बड़े का नाम चेनट और छोटे का नाम बसोत रखा गया। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि इन दोनों राजकुमारों के नाम राजा, रानी और बच्चों के अलावा किसी और को पता न चले। राजा और रानी के दिन खुशियों में बीतने लगे। दोनों राजकुमारों को बड़े ही प्यार दुलार से पाला गया। उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा इंतजाम किया गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशियां बहुत जल्दी खत्म होने वाली थी। एक दिन की बात है, रानी अपने महल के शाही बगीचे में टहल रही थी तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़िया का घोंसला बना हुआ है। वे दोनों बड़े ही प्यार से रहते थे। ये नज़ारा देखकर रानी को बहुत अच्छा लगा। अब तो रानी का यह रोज का काम बन गया था कि वह हर दिन बगीचे में आती और चिड़े और चिड़िया को उनके घोंसले में चहकते हुए देखती। कुछ दिन बीते। चिड़े और चिड़िया ने अंडे दिए और उनमें से प्यारे प्यारे छोटे बच्चे निकल आए। एक दिन ऐसा हुआ कि चिड़िया मर गई। रानी को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने देखा कि चिड़ा अपने बच्चों के लिए एक नई चिड़िया को लेकर आया है। लेकिन नई चिड़िया उन दोनों बच्चों से बहुत ही जलती थी। एक दिन वह चिड़े से कहने लगी, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं पाल सकती। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो इन बच्चों को हमसे दूर करना होगा। चिड़े ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। बिन मां के बच्चों को भला जीने का क्या हक है? तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। और फिर एक दिन जब चिड़ा खाना ढूंढने के लिए बाहर गया हुआ था तो चिड़िया ने नन्हे बच्चों का घोंसला नीचे गिरा दिया और वे बच्चे गिरकर मर गए। ये सब देखकर रानी को बहुत दुख हुआ और उनके मन में एक बात घर कर गई कि कहीं ऐसा ना हो, भगवान न करे, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनके लिए कोई सौतेली मां लेकर आ जाएंगे और वह मेरे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा दे। राजा ने कहा, महारानी, यह सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। भला इन पक्षियों का हम इंसानों से क्या लेना देना? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन राजा के इतना समझाने पर भी रानी के मन पर कोई असर नहीं पड़ा। उनके दिमाग में हमेशा यही विचार आता रहता कि उनके मर जाने पर उनके बच्चों का क्या होगा। धीरे धीरे वह बीमार रहने लगी। एक दिन उन्होंने राजा को अपने पास बुलाया और कहने लगी, महाराज, मैं आपसे अपने दिल की एक बात कहना चाहती हूँ। भगवान न करे अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे बच्चों के लिए सौतेली मां लेकर नहीं आएंगे। अगर कभी ऐसा हो भी गया तो मेरे बच्चों को सौतेली मां से दूर अलग महल में रखेंगे। राजा ने उन्हें समझाया, महारानी, आप बेकार की बातें कर रही है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि रानी दिन ब दिन और भी ज्यादा बीमार होती जा रही थी। राजा ने उनके इलाज के लिए कई हकीमों और वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और फिर एक दिन रानी की सचमुच मौत हो गई। पूरे महल में जैसे भूचाल आ गया हो। हर कोई दुखी था। सबसे ज्यादा दुख तो राजा को ही था। रानी की मौत के बाद तो राजा हमेशा दुखी रहने लगे। यहां तक कि उन्होंने अपने राजपाट के कामों पर भी ध्यान देना छोड़ दिया था। जब राजा के मंत्रियों ने देखा कि राजा रानी की मौत के दुख से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और राजपाट के सभी काम ठप पड़े हैं, तो राजा का एक सबसे वफादार मंत्री राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अगर आप इसी तरह दुख में डूबे रहे तो हमारे राज्य की बागडोर कौन संभालेगा और हमारा राज्य तबाह हो जाएगा। राज्य के दुश्मन कभी भी हम पर हमला कर देंगे। मेरी मानिए तो आप दूसरी शादी कर लीजिए, जिससे बच्चों को नई मां मिल जाएगी और आप भी इस दुख से बाहर आ सकेंगे। राजा ने दूसरी शादी से साफ मना कर दिया, लेकिन बाकी सभी दरबारियों के बार बार समझाने पर आखिरकार राजा मान गए और कहने लगे, ठीक है, जैसा आप सबको ठीक लगे वैसा ही कीजिए। और फिर जल्दी ही राजा की दूसरी शादी कर दी गई। दूसरी रानी भी बहुत ही सुंदर थी और उसके आते ही राजा अपने सभी पुराने दुखों को भूल गए। यहां तक कि वह अपनी पुरानी रानी को भी भूल गए। राजा तो अपनी नई रानी पर बिल्कुल मोहित हो चुके थे।
हमेशा उसी के आगे पीछे घूमते रहते। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुरानी रानी से किया हुआ वादा भी तोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने अपना दूसरा वादा पूरा किया, और वह यह कि सौतेली माँ के आने से पहले ही उन्होंने अपने बच्चों को एक दूसरे महल में रहने के लिए भेज दिया और नौकर दासियां उनकी देखभाल करने लगे, जबकि राजा अपनी नई रानी के साथ खुशी खुशी अलग महल में रहने लगे। कुछ समय इसी तरह बीता। दोनों राजकुमार अब थोड़े बड़े हो चुके थे, जबकि दूसरी रानी के भी अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन राजा को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन की बात है, जब राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। नई रानी अपने महल के बरामदे में बैठी हुई थी कि तभी वहां एक गेंद आकर गिरी। वह गेंद उन दोनों छोटे राजकुमारों की थी जो खेलते खेलते वहां तक आ गई थी। तभी एक राजकुमार दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, माँ माँ, हमारी गेंद यहीं आई होगी, आप हमें दे दीजिए। नई रानी ने आज तक इन बच्चों को नहीं देखा था। वह अपनी दासी से पूछने लगी, मुझको माँ कहने वाले ये दोनों बच्चे कौन हैं? दासी ने बताया, महारानी साहिबा, ये दोनों हमारी बड़ी रानी के बच्चे हैं। ये सुनकर छोटी रानी के मन में एक जलन सी उठने लगी। उसने बच्चों को डांटते हुए कहा, अरे बेशर्मो, यहां पर कोई गेंद नहीं आई, चले जाओ यहां से। दोनों राजकुमार मायूस होकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद छोटी रानी सोचने लगी कि किस तरह इन दोनों बच्चों से छुटकारा पाया जाए। उसने अपने पास ही रखे हुए एक चाकू से अपने शरीर पर इधर उधर घाव बना लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। राजा को जब यह खबर मिली तो वह दौड़ते हुए रानी के पास पहुंचे, और जब उन्होंने रानी की ऐसी हालत देखी तो पूछने लगे, अरे महारानी जी, ये क्या हुआ? तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? मुझे बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अभी के अभी उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा की बात सुनकर रानी मन ही मन सोचने लगी कि लगता है मेरा जादू चल गया। वह रोते हुए कहने लगी, महाराज, आपके दोनों छोटे राजकुमार यहां पर अपनी गेंद लेने के लिए आए थे। मैंने उन दोनों को प्यार करने और उनको यहां रोकने के लिए गेंद देने से मना कर दिया, तो उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। अगर मेरी दासी मेरे साथ न होती तो वे दोनों मुझे जान से ही मार डालते। वे कह रहे थे कि हमें अपनी सौतेली मां से नफरत है। राजा ने जब यह बात सुनी तो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को बुलवाया और कहने लगे, मंत्री जी, उन दोनों बदमाश राजकुमारों को मेरी आंखों से दूर ले जाकर उनका सिर काट दो। मंत्री ने जब यह सुना तो कहने लगा, महाराज, आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप यह आदेश दे रहे हैं? राजा ने मंत्री को सारी बात बताई। मंत्री बोला, महाराज, हो सकता है कि जो जानकारी आपको दी गई हो वह गलत हो। राजा ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या हमारी रानी झूठ बोल रही है? तुम वही करो जो मैंने तुमसे कहा है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मंत्री सोचने लगा, इस समय चुप रहने में ही भलाई है। उसने कहा, ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। तो राजा ने कहा, एक बात और, बच्चों को मारकर उनकी आंखें निकालकर मेरे सामने लेकर आना, ताकि मुझे यकीन हो सके कि वे मर चुके हैं। मंत्री सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसके मन में राजकुमारों के लिए बड़ा प्यार था। उसने दोनों राजकुमारों को अपने साथ लिया और उन्हें लेकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में पहुंचने पर दोनों राजकुमार कहने लगे, प्यारी मंत्री जी, आप हमें यहां पर क्यों लेकर आई हैं? मंत्री, जो कि दोनों राजकुमारों से बहुत प्यार करता था, कहने लगा, राजकुमारों, तुम्हारी सौतेली मां नहीं चाहती कि तुम इस दुनिया में जिंदा रहो, इसीलिए मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़कर जा रहा हूं। मुझे आदेश तो यही दिया गया था कि मैं तुम दोनों को मार दूं, लेकिन तुम जैसे प्यारे बच्चों को भला कौन मार सकता है? बच्चे कहने लगे, मंत्री जी, इस घने जंगल में रहकर हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप हमें मार दीजिए। मंत्री ने कहा, नहीं नहीं, इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता, तुम यहीं रहो, भगवान ही तुम्हारा मालिक है। मंत्री उन दोनों बच्चों को वहीं पर छोड़कर वहां से चला गया और रास्ते में उसने 2 हिरणों का शिकार किया और उनकी आंखें निकालकर राजा को दिखा दी। इधर दोनों बेचारे राजकुमार जंगल में इधर उधर भटकते रहे।
भूखे प्यासे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह रात उन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर बिताई और सुबह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। चलते चलते उन्हें प्यास लगने लगी। आसपास पानी का कोई ठिकाना नहीं था। तब बड़े राजकुमार ने कहा, छोटे भाई, प्यास तो हम दोनों को लगी है, तो क्यों ना हम दोनों अलग अलग दिशाओं में जाकर पानी ढूंढे। जिसको पानी मिल जाएगा वह पानी पी लेगा और दूसरे के लिए पानी लेकर यहां वापस लौट आएगा। छोटा राजकुमार बोला, लेकिन हमारे पास तो कोई बर्तन नहीं है, तो फिर हम पानी कैसे लेकर आएंगे। तो बड़े ने कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन इतना हो सकता है कि हम अपना रुमाल पानी में भिगोकर वापस ले आए और उसी से काम चला लेंगे। इस तरह से दोनों राजकुमार अलग अलग दिशाओं में पानी की तलाश करते हुए चलने लगे। बड़ा राजकुमार पानी की तलाश में चलते चलते काफी दूर निकल आया था और अब शाम होने लगी थी कि तभी उसने देखा कि सामने एक झोपड़ी में कुछ रोशनी दिखाई दे रही थी। वह झोपड़ी में पहुंचा। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। राजकुमार कहने लगा, नानी अम्मा, बहुत प्यास लगी है, क्या पीने के लिए कुछ पानी मिलेगा। बुढ़िया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहने लगी, आओ बेटा, सिर्फ पानी ही क्यों, कुछ खाने के लिए भी ले लो। बूढ़ी अम्मा ने उसे पानी पिलाया और खाने के लिए थोड़ा सा गुड़ दिया। और फिर जब बड़ा राजकुमार चलने लगा तो बोला, अम्मा, ये मेरा रुमाल है, इसे पानी में भिगो दो। मेरा छोटा भाई भी प्यासा है और वह भी पानी की तलाश में निकला है, मैं ये पानी उसे पिला दूंगा। बूढ़ी अम्मा ने उसका रुमाल पानी में भिगो दिया और फिर बड़ा भाई वापस अपने छोटे भाई की तलाश में चल दिया। इधर छोटा भाई चलते चलते काफी दूर निकल आया था और फिर वह एक गांव में जा पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक जगह पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी थी। वह भी उस भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि आसमान में एक बाज उड़ रहा था। सभी लोग उस बाज को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। असल में बात यह थी कि उस राज्य के राजा की मौत हो चुकी थी, क्योंकि उस राजा के कोई संतान नहीं थी। तो राजा की आखिरी इच्छा यही थी कि उसकी राजगद्दी का वारिस उस आदमी को बनाया जाएगा जिसके सिर पर यह शाही बाज जाकर बैठ जाएगा। उसके बाद ही राजा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अब राजा की मौत के बाद राजा की आखिरी इच्छा के अनुसार उस शाही बाज को नगर में छोड़ दिया गया था। वह बाज लोगों के सिरों पर घूमता हुआ इधर उधर देखने लगा और फिर वह उड़ता उड़ता सीधा छोटे राजकुमार के सिर पर जा बैठा। यह देखते ही लोगों में एक हलचल सी मच गई। उन सभी ने छोटे राजकुमार को अपना राजा मान लिया और उसकी जय जयकार करने लगे। उस राज्य के मंत्री और दरबारी छोटे राजकुमार को अपने साथ ले गए और उसे राजगद्दी पर बिठाया गया। उसका राज तिलक कर दिया गया। छोटा राजकुमार अब उस राज्य का राजा बन चुका था। क्योंकि वह पहले से ही एक राजसी खानदान से था, तो उसने बड़ी ही समझदारी के साथ अपने मंत्रियों से सलाह करके राजपाट चलाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उसे अपने भाई की भी बहुत याद आती थी। उसने अपने भाई को बाहर ढूंढवाया, लेकिन उसका कुछ पता न चला। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब दोनों राजकुमार जवान हो चुके थे। एक दिन छोटा भाई, जो कि राजा बन चुका था, उसके मन में अपने भाई को ढूंढने के लिए एक उपाय आया। उसने तुरंत अपने दरबारियों और मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया जाए कि जो भी आदमी चेनट और बसोत की कहानी सुनाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ने पूछा, महाराज, आखिर इस कहानी में ऐसी कौन सी खास बात है जो आप इसे सुनने के लिए मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। राजा ने कहा कि समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और फिर राजा के आदेश पर पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया गया कि जो भी आदमी राजा को छेनट और बसोत की कहानी सुनाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान के पीछे छोटे भाई का यह विचार था कि उनकी कहानी और उनके नाम तो सिर्फ उन दोनों को ही मालूम है, किसी और को नहीं। तो जो भी आदमी इस कहानी को जानता होगा वह जरूर ही उसका भाई होगा। राजा का यह ऐलान सुनकर इनाम के लालच में नगर के कई लोग राजा को मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगे। राजा उन सब की कहानियां सुनता। उसे गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन फिर भी
वह ऐसे लोगों को छोटा मोटा इनाम देकर चलता करता। उसने अपने सिपाहियों को खास आदेश दिया था कि हमारे राज्य के मुख्य दरवाजे पर आने वाले मुसाफिरों पर नजर रखी जाए। हो सकता है कि उनमें से कोई ऐसा हो जो चेनट और बसोत की कहानी को जानता हो। राजा का आदेश मिलते ही सिपाही राज्य के मुख्य दरवाजे पर तैनात हो गए और हर आने जाने वाले से इस कहानी के बारे में पूछने लगे। अब दूसरी तरफ बड़े भाई की कहानी सुनिए। बुढ़िया की झोपड़ी से निकलने के बाद जब वह वापस उसी जगह पर पहुंचा था तो उसे अपना भाई नहीं मिला। अब तो वह दर दर की ठोकरें खाने लगा, नगर नगर भटकता रहा। उसकी हालत भिखारियों जैसी हो चुकी थी। एक दिन भटकते भटकते वो उसी नगर के दरवाजे पर आ पहुंचा जहां पर उसके छोटे भाई का राज था। सिपाहियों ने जब एक अजनबी आदमी को देखा तो उसे पकड़कर पूछने लगे, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या तुम्हें चेनट और बसोत की कहानी मालूम है? अगर वह कहानी तुम राजा को सुनाओगे तो तुम्हें बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। उनकी बातें सुनकर बड़ा भाई, जो कि पहले से ही बहुत परेशान था, कहने लगा, दूर हटो मुझसे, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे किसी तरह के इनाम से कोई मतलब नहीं है। सिपाहियों ने जब यह सुना तो उन्हें इस बात का पक्का यकीन हो गया कि यह आदमी जरूर उस कहानी के बारे में जानता है, क्योंकि इसे तो इनाम की भी कोई चिंता नहीं है। वे जबरदस्ती उसे पकड़कर अपने राजा के पास ले गए। क्योंकि अब दोनों भाई बड़े हो चुके थे, इसलिए एक दूसरे के आमने सामने आने पर भी वे एक दूसरे को नहीं पहचान पाए। छोटा भाई, जो कि राजा बन चुका था, उसने पूछा, क्यों भाई, क्या तुम चेनट और बसोत की कहानी जानते हो? बड़े भाई ने लापरवाही से जवाब दिया, अगर जानता भी हो तो तुम्हें उससे क्या मतलब है? राजा ने कहा, बस यूं ही, मैं उस कहानी को सुनना चाहता हूं। और तब बड़े भाई ने चेनट और बसोत की कहानी उसे सुनाई। अपने बचपन से लेकर सौतेली मां के अत्याचार और फिर मंत्री का जंगल में छोड़कर आना, एक एक घटना उसने अपने छोटे भाई यानी राजा को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद जैसे छोटे भाई का दिल धक से रह गया। उसने पूछा, तुम इस कहानी को कैसे जानते हो? बड़े भाई ने कहा, क्योंकि यह कहानी नहीं बल्कि मेरी आप बीती है, और यह कहानी मेरे और मेरे भाई की कहानी है। इतना सुनते ही राजा अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने भाई को गले से लगा लिया। पूरा राज दरबार यह देखकर हैरान था कि एक राजा ने भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी को अपने गले से क्यों लगा लिया। सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था। तब राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों से कहा कि चेनट और बसोत की कहानी मेरे और मेरे भाई की कहानी है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है। दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश हुए। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की खूब खातिरदारी की और फिर दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी पिछली जिंदगी के बारे में एक दूसरे को बताया। छोटे भाई ने बताया कि किस तरह से वह इस राज्य का राजा बन गया। दूसरी तरफ अब उनके पिता का हाल भी सुनिए। उनके पिता यानी राजा आनंद सेन अब काफी बूढ़े हो चुके थे, जबकि उनकी रानी की मौत हो चुकी थी। बुढ़ापे में वह अकेले अक्सर अपने बेटों को याद करते और आंसू बहाते थे। उन्हें अब अपनी की पर बहुत ही पछतावा था, लेकिन अब हो क्या सकता था। वह नहीं जानते थे कि उनके दोनों बेटे जिंदा हैं। अब तो राजा आनंद सेन बिल्कुल अकेले और लाचार हो चुके थे। उन्हें बस एक ही उम्मीद थी कि काश वह मरने से पहले अपने बेटों से मिल सके। इधर दोनों भाइयों ने आखिर एक दिन फैसला किया कि उन्हें अपने पिता से जाकर मिलना चाहिए। छोटा भाई, जो कि अब राजा बन चुका था, उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई के साथ यात्रा पर जाना चाहता हूं। तब तक आप लोग इस राज्य की बागडोर को संभालिए। इस तरह से अपने मंत्रियों को सब कुछ समझा बुझाकर दोनों भाई अपने पिता से मिलने के लिए आनंद नगर की तरफ चल दिए। उनके साथ सेना की एक टुकड़ी भी थी। कुछ दिनों के सफर के बाद जब वे दोनों आनंद नगर की सीमा पर पहुंचे तो राजा आनंद सेन ने समझा कि शायद दुश्मन देश की सेना उनके राज्य पर हमला करने के लिए आई है। उन्होंने तुरंत अपने दूत को भेजा कि जाकर सारी स्थिति का पता करो। दूत ने आकर बताया, महाराज, वे लोग दुश्मन नहीं है बल्कि वे तो आपसे मिलना चाहते हैं। दोनों राजकुमारों को पूरे आदर के साथ
आनंद सेन के महल में लाया गया। अब तक आनंद सेन को इस बात का पता नहीं था कि वे दोनों उसी के बेटे हैं। जब दोनों राजकुमार अपने बूढ़े पिता के पास पहुंचे, उन दोनों ने अपने पिता को सारी सच्चाई बताई कि वे दोनों ही चेनट और बसोत हैं। राजा जानता था कि उनके बच्चों के नाम सिवाय उनके और कोई नहीं जानता। इतने सालों के बाद अपने बेटों से मिलकर राजा बहुत ही खुश हुए, लेकिन उनकी आंखों में पछतावे के आंसू भी थे। वह कहने लगे, मेरे बेटों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही नाइंसाफी की है। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। दोनों भाइयों ने अपने पिता को माफ कर दिया और फिर इसके बाद बड़े भाई चेनट का राज तिलक कर दिया गया और उसने अपने पिता का राज्य संभाल लिया, जबकि छोटा भाई बसोत, जो कि पहले से ही एक राज्य का राजा बन चुका था। इस तरह से दोनों भाइयों ने अपने अपने राज्यों को संभाल लिया। उन्हें जब भी समय मिलता वे एक दूसरे से मिलने के लिए आते रहते थे। कुछ समय के बाद दोनों भाइयों के विवाह हो गए और वे अपने अपने परिवारों के साथ सुखी जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी कभी हम अपनी ही सोच में इतने डूब जाते हैं कि अपनों की परवाह करना भूल जाते हैं, लेकिन सच की बुनियाद पर बने रिश्ते हमेशा ताकतवर होते हैं। इसी तरह की दिलचस्प कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने कमेंट के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। बात उन दिनों की है जब चांदपुर नाम के एक शहर में शांति प्रसाद नाम के एक साहूकार रहते थे। उनका नाम सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक के गांवों में भी जाना जाता था। लोग उनसे कर्ज लेने आते थे और जब उनके पास पैसा आ जाता था तो वो वादे के मुताबिक मूल और ब्याज समेत वापस चुका देते थे। सेठ जी ब्याज तो लेते थे पर अपने उसूलों के बहुत पक्के और सच्चे आदमी थे। वे कभी भी किसी से पैसे वापस लेने के लिए वक्त से पहले नहीं जाते थे, न ही किसी से बदतमीजी करते थे। उनकी अच्छाई और दयालुता के चर्चे हर जगह फैले हुए थे। उनकी यह नेकनामी एक बार उसी गांव से गुजर रहे दो ठगों, छटंकू और मनकू के कानों में पड़ी। मनकू ने कहा, यार गुरु, अब तक तो हमने जो साहूकार के बारे में सुना है उससे तो मुझे वह कोई बहुत ही बड़ा मूर्ख सेठ लगता है। छटंकू बोला, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। अगर लोगों की माने तो सेठ कर्जा मांगने वालों का पता ठिकाना भी नहीं पूछता, बस नाम और वापस करने की तारीफ पूछकर ही कर्ज दे देता है। मनकू ने अपनी जेबें टटोली और बोला, यार, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना इस बार हम उसे ही अपना शिकार बनाकर कुछ पैसे ऐंठ लें। छटंकू ने भी अपनी आंखें चमकाई। गुरु, मैं भी यही कहना चाहता था। तो चलो यहां से सीधे चांदपुर चलकर उसी से मिलते हैं। मनकू बोला, ठीक है गुरु, चलो। किस्मत ने साथ दिया तो बहुत दिनों तक हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर दोनों ठग एक बैलगाड़ी किराए पर लेकर चांदपुर की तरफ चल दिए। चांदपुर पहुंचकर वे सेठ की हवेली में घुसे तो एक नौकर उन्हें एक कमरे में ले गया, जहां साहूकार शांति प्रसाद अपने कई मुंशियों के साथ गद्दी पर बैठा हुआ लोगों से रुपए का लेन देन कर रहा था। वे दोनों ठग नौकर के बताए हुए स्थान पर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद जब वहां आए हुए लोग एक एक करके जाने लगे तो सेठ ने उनकी तरफ देखा। ठगों ने हाथ जोड़कर कहा, राम राम सेठ जी। सेठ ने भी मुस्कुराकर कहा, राम राम भाई, तुम कौन हो और मेरे पास किस काम से आए हो? दोनों चालाक ठगों ने अपनी रोनी सी सूरत बनाई और कहने लगे, सेठ जी, हमारा नाम छटंकू और मनकू है। हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। पिछले साल गांव में अकाल पड़ने के कारण खेतों में अन्न का एक दाना तक पैदा नहीं हुआ। इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है, लेकिन हमारे पास न तो बैल है और न ही बीज। इस कारण हम बहुत दुखी हैं। साहूकार ने कहा, अरे भाई, मैंने कर्जा मांगने का कारण और तुम्हारा पता नहीं पूछा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितनी रकम चाहिए और कब तक लौटाओगे? ठगों ने कहा, सेठ जी, हमें 2000 रुपये चाहिए और यह कर्ज हम जल्दी ही लौटा देंगे। जितना जल्दी हो सकेगा
उतनी जल्दी हम आपकी रकम ब्याज समेत वापस कर देंगे। बस आप मेहरबानी करके हमें 2,000 रुपये दे दीजिए। साहूकार ने कहा। अरे भाई, फिर भी उस जल्दी की कोई मियाद है या नहीं? बिना मियाद जाने मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ जी की मियाद वाली बात सुनकर छटंकू ने मक्कारी भरे स्वर में कहा। सेठ जी, कर्ज तो कर्ज होता है। अगर हम इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में दे देंगे। साहूकार बोला। ठीक है, तब तुम मुझे अगले जन्म में ही दे देना। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है। ये कहकर सेठ जी ने अपने मुंशी को आवाज लगाई। मुंशी जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 2,000 रुपये दे दो और लिखा पढ़ी भी कर लो। यह लिख लो कि ये ब्याज समेत हमारी रकम अगले जन्म में लौटा देंगे। मुंशी ने हैरानी से पूछा। अगले जन्म में? लेकिन सेठ जी। लेकिन बेकिन कुछ नहीं मुंशी जी, बेकार में अपनी टांग बीच में मत अड़ाया करो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ठीक है सेठ जी, आओ भाई, यहां आकर अपना पैसा ले लो। और फिर दोनों ठग मुंशी के पास पहुंचे। मुंशी ने एक कागज पर लिखा पढ़ी की और उनसे दस्तखत कराने के लिए उनके सामने रख दिया। कहने लगा, तुम दोनों अपने अपने दस्तखत यहां पर कर दो। और फिर दोनों ठगों ने चुपचाप खाते पर अपने दस्तखत कर दिए और मुंशी ने 2,000 रुपये गिनकर उनको थमा दिए। लो भाई, गिन लो, पूरे 2,000 रुपये हैं जिन्हें तुम्हें ब्याज समेत अगले जन्म में चुकाना है। ठगों ने कहा, क्यों नहीं हुजूर। और उन दोनों ने पैसे बिना गिने ही अपनी जेब में डाल लिए और सेठ जी का धन्यवाद अदा करते हुए वहां से वापस लौट गए। उन दोनों के वहां से जाते ही रुपए देने वाले मुंशी ने सेठ से कहा, हुजूर, आप यह जानते हुए भी कि वे लोग रुपया वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते और इस इकरारनामे के अनुसार भी हम लोग उनसे रुपया वसूल नहीं कर सकते, तो फिर आपने उन्हें रकम उधार क्यों दे दी? मुंशी की बात सुनकर सेठ हंसे और कहने लगे, मैंने ये सब जानते बूझते हुए भी उन्हें रुपया उधार क्यों दिया? ये बात अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। वक्त आने पर मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को गांठ बांध कर रख लो कि कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म का कर्ज या कर्म अगले जन्म में भी इंसान के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन बिताना पड़ता है। मुंशी मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं सेठ जी क्या कह रहे हैं, मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। अच्छा, मुझे क्या, इनका पैसा है, हो के है या मुफ्त में लुटाए। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपने रास्ते चले जा रहे थे। मनकू ने कहा, भाई, ये सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म की बात सुनकर हमें धक्का देकर भगा देगा, लेकिन उस बेवकूफ ने तो हमारी इस बात पर भी यकीन कर लिया और हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि कहीं अगले जन्म में भी कोई उधार चुकाया जा सकता है। छटंकू बोला, सच में गुरु, आज तो बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा कोई बेवकूफ इस धरती पर दिखाई दिया। अब तो यह 2,000 रुपये अपने हो गए, समझो। भाई, इस बार मैंने यह सोचा है कि अपने लिए एक छोटा मोटा घर भी बनाएंगे। आखिर कब तक हम बंजारों की तरह धक्के खाते रहेंगे? मनकू ने कहा, ठीक है गुरु, इस बार तुम अपनी यह हसरत भी पूरी कर लेना। और इसके बाद उन्होंने फिर से एक बैलगाड़ी किराए पर ली और किसी दूसरे गांव की तरफ चल दिए। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे, तब तक रात हो चुकी थी। मनकू कहने लगा, गुरु, गांव में तो पहुंच गए, लेकिन ठहरेंगे कहां? चलो उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अगर मुफ्त में खिलाने पिलाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो कुछ पैसे दे देंगे। पता नहीं यह दरवाजा खुलेगा भी या नहीं, फिर भी चलकर कोशिश करते हैं। और फिर दोनों ठगों ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? हम परदेसी हैं और रात काटने के लिए आसरा चाहते हैं। जल्दी ही घर के अंदर से घर का मालिक बाहर आया और कहने लगा, ठीक है, मैं अभी सब इंतजाम कर देता हूं। ठगों ने कहा, बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर का मालिक एक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने उन दोनों ठगों को घर में ले जाकर आदर से बिठाया और पूछा, बेटा, लगता है तुम दोनों बहुत दूर से आए हो, तुम्हें बहुत भूख भी लगी होगी। अगर कहो तो खाना तैयार कर दो। नहीं बाबा, हमने रास्ते में खाना खा लिया था, बस।
आप हमारे लिए बिस्तर का बंदोबस्त कर दीजिए। हम बाहर दालान में ही रात काट लेंगे। इसके बदले में जो पैसा आप हमसे मांगेंगे, हम वह देने को तैयार हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, पैसे की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम आराम से दालान में रात काट सकते हो। ये लो चटाई और चादर। ठगों ने कहा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे बाबा। और फिर दोनों ठग घर के बाहर बने हुए दालान में जाकर चटाई बिछा लेते हैं और चादर तान कर उस पर सो गए। अचानक आधी रात के समय एक आवाज सुनकर छटंकू ने मनकू को उठाते हुए कहा, मनकू भाई, जल्दी से उठो। क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? सोने दो ना। क्या बात है, तुमने इतनी रात को मुझे क्यों जगाया? अरे भाई, आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के बात करने की आवाज सुनाई दे रही है। मनकू ने ध्यान से सुना तो वह आवाज उसे भी सुनाई दे रही थी। आवाज आई, कैसे हो भाई? अच्छा हो, लेकिन आज ठंड बहुत ही ज्यादा है। दोनों ठग बोलने वाले की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक उन्हें कोई भी दिखाई न दिया। हाँ, कुछ दूरी पर बैलों की एक जोड़ी जरूर बंधी हुई थी। जब दोनों ठगों ने उन बैलों की तरफ ध्यान से देखा तो बुरी तरह से चौंक पड़े। गुरु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये बैल आदमियों की भाषा में बोल रहे हैं। हाँ भाई, मैं भी हैरान हूं, लेकिन यह बात तो सच है कि वे बैल आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ सोचकर दोनों ठग ध्यान से उन दोनों बैलों के बीच होने वाली बातचीत को सुनने लगे। पहले बैल ने कहा, दोस्त, हमारी तुम्हारे साथ की यह आखिरी रात है। हाँ दोस्त, मैं भी तुमसे यही कहने जा रहा था। अच्छा तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि जो अपना मालिक है, उससे पिछले जन्म में मैंने 200 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में मैं चुका नहीं पाया था। इसलिए इस जन्म में महीनों तक उसके यहाँ पर हल और गाड़ी में जुटकर मैंने वह कर्ज चुकाया है। कल मेरी मेहनत पूरे 200 रुपए की हो जाएगी और मैं सुबह ही मर जाऊंगा। अच्छा दोस्त, अब तुम बताओ कि तुमने बिछड़ने की बात क्यों की थी? दूसरा बैल बोला, तुम किस्मत वाले हो दोस्त कि तुम्हें अपने कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मेरी किस्मत में तो अभी कई और महीनों तक दुख सहना लिखा है, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में 2 आदमियों से कर्ज लिया था। उनमें से एक तो हमारा यही मालिक है। मैंने इससे 200 रुपए उधार लिए थे। कल तुम्हारे साथ साथ मेरा भी कर्ज पूरा हो जाएगा। लेकिन वह दूसरा आदमी जिससे मैंने पिछले जन्म में 500 रुपए उधार लिए थे, कल वह आकर मुझे इस किसान से ले जाएगा और मुझे अपने हल और गाड़ी में झोंक कर तब तक दुख देता रहेगा जब तक कि मैं उसका कर्जा इस जन्म में नहीं चुका देता। पहले बैल ने कहा, लेकिन वह दूसरा आदमी तुम्हें इस बूढ़े किसान के पास से क्यों ले जाएगा? भला ये किसान अपना बैल उसे क्यों देगा? दूसरा बैल बोला, भगवान ने यह मेरे पैदा होने से पहले ही लिख दिया था, तभी तो इस बूढ़े किसान ने उस आदमी से कर्ज लेकर अभी तक नहीं चुकाया। कल वह आदमी आकर अपनी रकम मांगेगा और किसान के न देने पर वह मुझे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। पहले बैल ने कहा, ओह, तब तो सचमुच में काफी दुख झेलने पड़ेंगे तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है दोस्त। ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्म है जो हमें इस जन्म में भोगने ही पड़ेंगे, वरना भगवान हमें इस जन्म में बैल क्यों बनाता? ठीक कहते हो दोस्त। खैर, छोड़ो इन बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल गई या मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन दोनों व्यक्तियों का हो रहा है जो कुछ देर पहले ही बूढ़ी किसान के यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं। तुम्हारा क्या मतलब है दोस्त? उन दोनों ने क्या किया है? बैलों के बीच हो रही बातचीत का रुख अपनी तरफ मुड़ते हुए देखकर मनकू के कान खड़े हो गए। पहला बैल कहने लगा, उन्होंने क्या किया है? अरे भाई, यह पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे दोनों ठग हैं और अब तक न जाने कितने आदमियों को ठग चुके हैं। इस समय भी वे दोनों एक नगर सेठ को ठग कर कर्जा लेकर यहां पर आए हैं। अच्छा, तब तो उन्हें जरूर कर्जा चुकाने के लिए सेठ का गधा बनना पड़ेगा। ये सुनकर दोनों ठगों को काटो तो खून नहीं। मन को कहने लगा, गुरु, तुमने सुनी इन दोनों की बातें? ये दोनों अपने पिछले जन्म का कर्जा चुकाने के लिए बैल बने हैं। छटंकू बोला, हाँ, और हमें इस जन्म का कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। नहीं नहीं मनकू, अब मैं सेठ का कर्ज अपने सिर पर नहीं रखूंगा। मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और बाकी का सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा।
ताकि मेरे सारे पाप इसी जन्म में धुल जाए। मनकू ने कहा, तो ठीक है गुरु, हम सुबह होते ही चांदपुर जाएंगे और सेठ जी को उनका एक एक रुपया ब्याज समेत वापस दे देंगे और साथ ही ठगी का यह धंधा छोड़कर मेहनत और ईमानदारी से रोटी कमाएंगे। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने समय रहते हमारी आंखें खोल दी और हमारा अगला जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। उसके बाद वे दोनों ठग अपने भविष्य के बारे में बातें करते करते न जाने कब सो गए, लेकिन उन्हें सपनों में भी वे दोनों बैल बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। सुबह होने के बावजूद भी वे न जाने कब तक सोते रहे कि अचानक किसी के रोने पीटने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। आवाज आ रही थी, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, हाय मेरा बैल मर गया। उन दोनों ठगों ने देखा कि घर का मालिक अपने बैल के मर जाने पर विलाप कर रहा था। सारा माजरा समझते ही वे दोनों ठग उदास हो गए। मन को कहने लगा, गुरु, उन दोनों बैलों की रात की बातचीत आखिर सच हो ही गई और उनमें से एक बैल ने दम तोड़ दिया। हाँ, वह अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से मुक्ति पा चुका है, जबकि वह बूढ़ा आदमी अभी भी विलाप कर रहा था, हाय मैं बर्बाद हो गया। अभी वे दोनों ठग किसान को दिलासा देने की सोच ही रहे थे कि तभी वहां पर एक हट्टा कट्टा आदमी डंडा हाथ में लिए हुए आ धमका और बूढ़े आदमी से कहने लगा, अरे ओ बुढ़े, आज तूने मेरा कर्ज ब्याज समेत लौटाने का वादा किया था। देख मैं आ गया हूं, मेरा पैसा मुझे दे, ब्याज समेत पूरे 500 रुपए बनते हैं। बूढ़ा किसान कहने लगा, मुझ गरीब पर तरस खाओ रघु बेटा, और मुझे कुछ दिनों की मोहल्लत दे दो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। बकवास बंद कर बुढ़े, अगर तूने इसी समय मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा एक बैल लेकर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझ पर दया करो, देखो पहले ही मेरा एक बैल मर गया है। उस आदमी ने कहा, तू मर या तेरा बैल मरे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो केवल अपने पैसे चाहिए, वरना उसके बदले में मैं तुम्हारा बैल ले जाऊंगा। अब देर न लगाओ, जल्दी से मुझे पैसे दो। बूढ़ा आदमी कहने लगा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं बेटा, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो, मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे दूर हो बुढ़े, तुमसे पैर छुआते छुआते तो मेरे पैर ही दुखने लगे हैं। उसके बाद रघु ने दूसरे बैल को खोला और उसे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले गया। बूढ़ा किसान रोता चिल्लाता रह गया। बूढ़े किसान की हालत पर रघु को कोई दया नहीं आई और देखते ही देखते रघु बैल को लेकर उसकी नजरों से ओझल हो गया। बेचारा किसान वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। तब तक वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे जो किसान को होश में लाने की कोशिश करने लगे। दोनों में से एक ठग मनकू ने कहा, गुरु, मेरे हिसाब से तो हमें अपना समय बर्बाद न करके जल्दी से जल्दी चांदपुर के सेठ के यहां पर जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि देर करने से वक्त हाथ से निकल जाए और हम पछताते ही रह जाए। और फिर उन दोनों ने फिर से एक बैलगाड़ी किराए पर ली और उसी समय चांदपुर की तरफ रवाना हो गए। जब वे दोनों सेठ की हवेली पर पहुंचे तो सेठ उस समय भी बहुत से लोगों के साथ रुपयों का लेन देन कर रहा था। एक ठग ने कहा, मनकू, सेठ जी को इन लोगों से निपटते निपटते काफी देर हो जाएगी, क्यों ना हम सबसे पहले आगे जाकर अपना कर्जा निपटा दें। ठीक कहते हो गुरु। अगले ही पल वे दोनों चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगे, सेठ जी हमें बचा लीजिए, हमें पाप के गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए। साहूकार ने कहा, अरे अरे कौन हो तुम दोनों? ठग बोले, सेठ जी हमें इतनी जल्दी भूल गए, हम दोनों छटंकू और मनकू हैं, कल ही तो आपसे 2000 रुपये लेकर गए थे। सेठ ने कहा, भाई मुझे तो कुछ याद नहीं, ठहरो मुंशी से पूछता हूं। मुंशी कहने लगा, सेठ जी यह तो वही दोनों ठग हैं, लेकिन ये दोनों फिर से यहां पर क्यों आ धमके? मुंशी जी फालतू बात मत करो, खाता खोल कर देखो कि क्या इनके नाम से कोई खाता है। मुंशी ने खाता खोला और कहने लगा, हाँ सेठ जी, कल की तारीख में इनके नाम पर 2000 रुपये लिखे हैं। साहूकार ने कहा, हाँ भाई तुम्हारे नाम का खाता तो है, लेकिन तुम चाहते क्या हो? ठगों ने कहा, हुजूर माई बाप, हम अपना कर्ज वापस करना चाहते हैं और वह भी ब्याज के साथ। ये लीजिए 2100 रुपये और हमारा नाम काट दीजिए। सेठ जी
हम लोग किसी तरह का कर्ज अपने सिर पर नहीं रखना चाहते। सेठ बोला, ठहरो भाई, पहले मुझे मुंशी जी से हिसाब किताब मालूम करने दो, उसी के बाद तुम्हारा रुपया लूंगा। मुंशी जी, जरा खाते में देखकर बताना तो, इन्होंने रकम लौटाने की तारीख कब तक की बताई है? मुंशी कहने लगा, सेठ जी, खाते में तो अगले जन्म में रकम लौटाने की तारीख लिखी हुई है। ठग कहने लगे, वह तो हमने ऐसे ही मजाकत में कह दिया था। सेठ जी, हम तो इसी जन्म में पैसा लौटाना चाहते हैं, लीजिए संभालिए अपनी रकम। साहूकार बोला, नहीं भाई, मैं कर्ज की अदायगी इस तरह से नहीं लेता। मैं अपने उसूलों का पक्का हूं। रकम लौटाने का तुमने जब वादा किया था, मैं उसी समय अपना कर्ज वापस लूंगा। तुमने अगले जन्म में कर्जा लौटाने का वादा किया था, इसलिए मैं अगले जन्म में ही लूंगा। ठग कहने लगे, सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी पिछले जन्म का कर्ज चुकाता है? जब हम इसी जन्म में अपना कर्ज लौटा रहे हैं, तो फिर आप क्यों अगले जन्म की बात करते हैं? इसी समय अपना पैसा वापस क्यों नहीं ले लेते? साहूकार बोला, कहा तो है भाई, मैं अपने उसूलों का पक्का हूं। जब का तुम दोनों लोगों ने वादा किया है, रकम तभी वापस लूंगा, और कोई अगले जन्म पर यकीन करे या न करे, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है। मैं तुमसे अपना कर्जा अगले जन्म में ही लूंगा। दोनों ठग साहूकार के सामने खूब रोए धोए और गिड़गिड़ाए, लेकिन सेठ ने उनकी एक न सुनी और बिना रकम लिए ही उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मन को कहने लगा, भाई, ये सेठ का बच्चा तो बड़ा ही अड़ियल निकला। लगता है अगले जन्म में हमें गधा बनाकर ही छोड़ेगा। गुरु, जल्दी से कोई उपाय करो ना, जिससे हम इस सेठ की कर्ज से मुक्त हो सकें। लेकिन लाख सोचने पर भी उन दोनों के दिमाग में ऐसा कोई उपाय नहीं आया। वे दोनों रोते बिलखते हुए एक तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। उधर दोनों ठगों के जाने के बाद सेठ अपने मुंशी से कहने लगा, क्यों मुंशी जी, कुछ समझ में आया आपकी? नहीं सेठ जी, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि उन दोनों ठगों ने आपका कर्ज आपको वापस लौटाना चाहा और आपने नहीं लिया। सेठ बोला, अच्छा, तो समय आने पर समझ जाओगे। दूसरी तरफ वे दोनों ठग चले जा रहे थे। उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था कि वह कहां जा रहे हैं। यहां तक कि चलते चलते वे शहर की सीमा से कब बाहर निकल गए, इस बात का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। वे दोनों एक जंगल में पहुंच चुके थे और बहुत अंधेरा हो चुका था। मन को बोला, गुरु, हम कहां जा रहे हैं? दूर दूर तक सिवाय अंधेरे के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ भाई, अपनी उलझन में तो हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सुबह से न कुछ खाया न पिया, पता नहीं आगे ठहरने और खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा भी या नहीं। क्यों ना वापस लौट चलें? वापस तो तब लौटेंगे जब हमें रास्ता मालूम होगा। मुझे तो अब यह भी याद नहीं कि शहर किस दिशा में है। दूर उन्हें कहीं पर रोशनी दिखाई दे रही थी। चलो चलकर देखते हैं कि किसने वह अलाव जला रखा है। और फिर वे दोनों ठग वहां पर पहुंच गए जहां पर अलाव जल रहा था, और उसके पास एक साधु ध्यान में मग्न बैठे हुए थे। छटंकू ने कहा, इन साधु महाराज के साथ हम दोनों भी यहां पर आराम से रात काट सकते हैं। मनकू बोला, वह तो ठीक है गुरु, लेकिन पेट पूजा कैसे होगी? मुझे तो उम्मीद नहीं है कि इन महाराज के पास कुछ खाने पीने को होगा। अरे, तो समझ लेना कि आज की रात तुम्हारा व्रत है। अब चुप हो जाओ, वरना साधु महाराज का ध्यान टूट गया तो वह हमें श्राप न दे दें। उसी समय साधु ने अपनी आंखें खोली और कहने लगे, तुम कौन हो बच्चा? आओ आओ, यहां पर अलाव के पास बैठ जाओ। दोनों ठग कहने लगे, हम दोनों भटके हुए मुसाफिर हैं महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। खुश रहो बेटा। महाराज, क्या आज की रात हम दोनों आपके चरणों में काट सकते हैं? हाँ बेटा, आज की रात ही क्यों, जब तक चाहो तुम यहां पर रह सकते हो। मेरे ख्याल से तुम दोनों को भूख भी लगी होगी। हाँ महाराज, भूख तो लगी है, लेकिन इस वीराने में भला खाने को कहां से मिलेगा? साधु ने कहा, अन्न तो नहीं, लेकिन फल तो मैं जुटा ही सकता हूं। तुम दोनों यहीं पर बैठो, मैं अभी आता हूं। ये कहकर साधु वहां से चले गए। मन को कहने लगा, देखो भाई, यह एक साधु है जिसने दुनिया को त्याग दिया है और इस वीराने में रहता है। फिर भी इसके दिल में गैर लोगों के लिए कितनी दया और कितनी ममता है।
भगवान की भक्ति में लीन होने के बावजूद भी यह हमारे लिए तकलीफ उठाने के लिए गया है। और दूसरी तरफ हम लोग हैं जिन्होंने आज तक बस दूसरों को ठगा ही है, उन्हें दुख ही दिए हैं। छटंकू बोला, बस करो गुरु, अब कुछ और मत बोलो, वरना मैं अपनी पहले की जिंदगी को याद करके रो पड़ूंगा। सचमुच हम बहुत पापी हैं। थोड़ी देर के बाद जब साधु महाराज वापस लौटे तो उनकी झोली में फल रखे हुए थे और कमंडल में पानी था। लो बेटा, ये फल खाओ और पानी पी लो और आराम से सो जाओ। बच्चों, तुम दोनों के चेहरे देखकर मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि तुम दोनों किसी बात से दुखी हो और अंदर ही अंदर पछतावे की आग में जल रहे हो। मनकू कहने लगा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, हम दोनों ने आज तक जो भी किया है उसी के लिए पछतावा कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमें अपने पापों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और इस जन्म के कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। यह कहकर छटंकू ने साधु महाराज को अपनी सारी आपबीती सुना दी और साथ ही अपनी चिंता का कारण भी बता दिया। उनकी बात सुनकर साधु कहने लगे, बेटा, तुम ऐसा क्यों समझते हो कि इस जन्म के पापों का प्रायश्चित इस जन्म में नहीं हो सकता? क्या सच महाराज, हमने जो कुछ किया है क्या उसका प्रायश्चित हो सकता है? हाँ बेटा, अगर कोई सच्चे मन से प्रायश्चित करे तो उसे पापों से मुक्ति मिल सकती है। वह कैसे महाराज, हमें बताइए, हम सच्चे दिल से प्रायश्चित करने को तैयार हैं। साधु महाराज की बात सुनकर दोनों ठगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। तब साधु महाराज उन दोनों को प्रायश्चित करने का तरीका बताने लगे, साथ ही साथ उन्हें ज्ञान की बातें भी बताने लगे। साधु महाराज का उपदेश सुनकर दोनों ठगों का मन शांत हो चला था और फिर छटंकू ने कहा, साधु महाराज, हम सेठ शांति प्रसाद का कर्जा कैसे वापस कर सकते हैं? वह तो कर्जा वापस लेने को तैयार ही नहीं हो रहा। साधु महाराज ने कहा, बेटा, इस जगह से 1 मील आगे पहुंचने पर तुम्हें एक गांव दिखाई देगा। वहां पहुंचने पर तुम्हें अपने आप ही सेठ का कर्जा उतारने का कोई ना कोई उपाय समझ में आ ही जाएगा। बस बेटा, अब सो जाओ। मैं कुछ समय भगवान की साधना में बिताना चाहता हूं। जैसी साधु महाराज की इच्छा। इसके बाद साधु आंख बंद करके फिर से ध्यान में मग्न हो गए, जबकि छटंकू और मनकू उनके पास ही चादर बिछाकर गहरी नींद में सो गए। जब सुबह हुई तो दोनों ठगों ने साधु महाराज को आसपास कहीं भी नहीं पाया। वे दोनों हैरान थे कि साधु महाराज इतनी सुबह सुबह कहां चले गए। छटंकू ने कहा, भाई, वे महात्मा जी जरूर कोई पहुंचे हुए महात्मा थे जो हमें सच्चाई का रास्ता दिखाकर अपने रास्ते चले गए। अब उनके कहे अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। वे दोनों आगे बढ़ने लगे और 1 मील का सफर तय करने के बाद एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में न कुएं थे, न तालाब और न ही उस गांव में कोई नदी थी। पानी के लिए वहां पर बहुत बुरी हालत थी। पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए गांव वालों को 5-5 कोस दूर जाना पड़ता था। वहां के हालात देखकर छटंकू के दिमाग में साधु की बात आई कि इसी गांव में उन्हें कोई ऐसा उपाय आएगा जिससे वे सेठ का कर्जा उतार सकें। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौन था। अगले ही पल वह चीख उठा और कहने लगा, अरे मनकू, सेठ का कर्जा उतारने के लिए मेरे दिमाग में एक उपाय आ गया है। अरे गुरु, तो जल्दी बताओ ना। और फिर छटंकू मनकू के कान में कुछ फुसफुसाने लगा, जिसे सुनकर मनकू का चेहरा भी खुशी से खिल गया। और फिर वे दोनों उसी समय कहीं से एक कुदाल लेकर आ गए और एक जगह पर उन्होंने खुदाई करना शुरू कर दी। वे दिन रात जमीन खोदते रहे और ठीक 1 महीने के बाद वहां पर गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए और उसमें पानी भी निकल आया। इसके बाद उन्होंने एक मिस्त्री को बुलाकर उस कुएं को पक्का करवा दिया। उस कुएं पर 2000 रुपये खर्च हो चुके थे। इसके अलावा भी जो 100-200 रुपये उनके जेब में थे वह भी खर्च हो चुके थे। कुआं तैयार हो जाने के बाद छटंकू ने मनकू से कहा, चल भाई मनकू, डंडा संभाल कर खड़े हो जाओ। गांव वालों को जैसे ही इस कुएं के बारे में पता चलेगा वे पानी लेने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। मनकू ने कहा, चिंता मत करो गुरु, पानी लेने के लिए अगर भगवान भी आ जाए तो इस कुएं से पानी नहीं ले सकेंगे। और फिर वे दोनों मोटे मोटे डंडे संभाल कर कुएं की पहरेदारी करने लगे।
जब गांव के लोगों को उस कुएं के बारे में पता चला तो गांव वाले बर्तन आदि लेकर कुएं की तरफ दौड़े। वहां पहुंचे तो मनकू ने कहा, ठहरो तुम सब, इस कुएं से दूर रहो, हम किसी को इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। एक आदमी ने कहा, ऐसा अन्याय मत करो भाई, तुम लोग जानते हो कि गांव में पानी की कितनी दिक्कत है। तुमने वास्तव में इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बड़ा ही उपकार किया है। छटंकू ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन यह कुआं हमारा नहीं है, बल्कि चांदपुर के सेठ शांति प्रसाद जी का है। हम उनकी अनुमति के बिना किसी को इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। हाँ, अगर तुम लोगों को पानी चाहिए तो जाकर पहले सेठ जी से बात करो और उनकी आज्ञा लेकर आओ। पूरे गांव वालों ने उनसे बहुत ही विनती की, लेकिन दोनों ठग किसी भी कीमत पर पानी देने को तैयार नहीं हुए। इसलिए हारकर पूरा गांव चांदपुर की तरफ रवाना हो गया। वे सेठ शांति प्रसाद के घर पहुंचे और दुहाई देने लगे, दुहाई हो सेठ जी, दुहाई हो, हम पर दया कीजिए। सेठ ने कहा, भाइयों, आप लोग मुझसे कैसी दुहाई मांग रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? तब गांव के लोगों ने उन्हें सारी बात बताई और बोले, सेठ जी, अब आप ही हमें अपने कुएं से पानी लेने की आज्ञा दे दीजिए, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ सेठ जी, कृपा करके आप हमें कुएं से पानी भरने की आज्ञा दीजिए, आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम सबको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने आप लोगों के गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। जरूर उन दोनों आदमियों ने आपको झूठ बोलकर आपका मूर्ख बनाया है। आप लोगों को जो भी प्रार्थना करनी है वह उन दो आदमियों से ही जाकर कीजिए। गांव वाले बोले, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी, हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, हमें इस तरह न ठुकराइए, हम पर दया कीजिए। आप कहेंगे तो हम पानी की कीमत देने को भी तैयार है। सेठ बोला, लेकिन भाई, जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो मैं किस तरह से आप लोगों को पानी भरने की आज्ञा दे दूं? क्या वह मेरे कहने से तुम लोगों को पानी भरने देंगे? हाँ हाँ, जरूर भरने देंगे सेठ जी, हमें यकीन है। आप बस हमारे साथ चलकर उन दोनों आदमियों से कह दीजिए। मुंशी कहने लगा, मुझे तो इसमें कोई गहरी साजिश लगती है, क्यों न वहां पर चलकर असलियत का पता किया जाए। सेठ ने कहा, ठीक है, चलो भाइयों, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और फिर सारी हकीकत आप लोगों के सामने आ जाएगी। सेठ और उनका मुंशी सारे गांव वालों के साथ उनके गांव जा पहुंचे। दूर से ही सेठ जी ने छटंकू और मनकू को कुएं के पास हाथों में डंडे लिए हुए देख लिया। मुंशी कहने लगा, सेठ जी, ये तो वही दोनों ठग मालूम पड़ते हैं जिन्होंने आपसे 2000 रुपये कर्ज लिए थे और रकम अगले जन्म में वापस करने का वादा किया था। सेठ ने कहा, हाँ, मैं भी पहचान रहा हूं, लेकिन इन कमबख्तों ने यहां पर आकर यह क्या चक्कर फैलाया हुआ है। जब छटंकू और मनकू की नजर गांव वालों के साथ आते हुए सेठ और उसके मुंशी पर पड़ी तो वे दोनों खुशी से उछल पड़े। मनकू कहने लगा, गुरु, सेठ जी आ रहे हैं, लगता है अब हमें हमारे कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। कुएं के पास पहुंचकर सेठ कहने लगा, क्यों भाई, तुमने यहां पर क्या चक्कर चलाया हुआ है? इस कुएं को तुम गांव वालों को मेरा कुआं क्यों बता रही हो? दोनों ठग कहने लगे, हमने कोई चक्कर नहीं चलाया सेठ जी, ये कुआं आपका ही है, इसीलिए हमने गांव वालों को बिना आपकी आज्ञा के यहां से पानी भरने से मना कर दिया था। अगर आप आज्ञा देंगे तो हम इन्हें पानी भरने देंगे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सेठ बोला, यह क्या बकवास है? जब कुआं मैंने बनवाया ही नहीं तो इसमें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है? छटंकू बोला, सेठ जी, यह ठीक है कि यह कुआं आपने नहीं बनवाया, लेकिन इसमें रुपए तो आपके ही लगे हैं ना। सेठ बोला, मेरे रुपए? वह भला कैसे? छटंकू बोला, सुनिए, मैं बताता हूं। आपने 1 महीना पहले हमें 2000 रुपये कर्ज दिए थे, उसी से हमने ये कुआं बनवाया है। अब यदि आप कह दें कि यह कुआं आपका है तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और गांव वालों की पानी की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। नहीं तो हम इस कुएं में से किसी भी हालत में किसी को पानी नहीं भरने देंगे। सेठ बोला, मैंने जो तुम्हें कर्ज दिया था वह वादे के मुताबिक तुम्हें अगले जन्म में देना है और मैं अगले जन्म में ही लूंगा। मनकू ने कहा, तब तो ठीक है सेठ जी, हम भी इस कुएं में से किसी को पानी नहीं लेने देंगे, चाहे ये गांव वाले हमारे सामने तड़प तड़प कर ही क्यों न मर जाए। छटंकू बोला,
हाँ सेठ जी, अच्छी तरह से सोच लीजिए। अगर ये गांव वाले पानी के बिना मर गए तो इसका पाप आपके सिर पर ही होगा, और यदि आप इस कुएं को अपना कहकर इन्हें पानी लेने देंगे तो इसका पुण्य आपको ही मिलेगा, और साथ ही साथ ये गांव वाले आपको दुआएं भी देंगे। छटंकू और मनकू की बात सुनकर सारे गांव वाले सेठ जी के सामने गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, हाँ कह दीजिए ना सेठ जी, हाँ कह दीजिए। सेठ शांति प्रसाद उलझन में पड़ गए। कुछ देर तक सोचने के बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान जीते और मैं हारा। आज से इस कुएं को मैं अपना मानता हूं और तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करता हूं। गांव वालों, जाओ जाकर पानी भर लो। मनकू और छटंकू ने कहा, आओ गांव वालों, सब आकर पानी भर लो। और सभी गांव वाले सेठ की जय जयकार करने लगे और अपने घरों से बर्तन लाकर वे पानी भरने लगे। इसके बाद सेठ छटंकू और मनकू से कहने लगा, अरे भाई, ये सब तो ठीक है, लेकिन जिस चालाकी से तुम दोनों ने मेरे उसूलों को तोड़कर मेरा कर्जा लौटाया, उसके लिए मैं तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूं। लेकिन मुझे अचरज है कि तुम दोनों अचानक कर्जा लौटाने के लिए इतने ज्यादा उतावले क्यों हो रहे थे, जबकि पहले तो तुम दोनों ने मुझे अगले जन्म में कर्जा लौटाने का वादा किया था और मुझे ठगने के लिए आए थे। छटंकू कहने लगा, यह ठीक है सेठ जी कि हम लोग आपको मूर्ख समझकर आपको लूटने के लिए आए थे, और हमारी नजर में हमने आपको लूट भी लिया था। लेकिन जब आपके यहां से लौटकर हम एक गांव में पहुंचे, और फिर छटंकू ने उस रात को बैलों के मुंह से सुनी हुई सारी बातें सेठ जी को बता दी, और साथ ही साथ यह भी बता दिया कि एक साधु महाराज के मार्गदर्शन से वे इस गांव तक पहुंचे। और फिर अंत में छटंकू ने कहा, सेठ जी, हमारी आंखें खुल चुकी है और हमने फैसला कर लिया है कि भविष्य में हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे और मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से अपना पेट भरेंगे। सेठ ने कहा, शाबाश, तुम दोनों ने यह बहुत ही अच्छा फैसला किया है। अगर कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बिना झिझक के मेरे पास चले आना। इसके बाद सेठ ने अपने मुंशी से कहा, क्यों मुंशी जी, छटंकू और मनकू की कहानी सुनकर अब आपकी समझ में कुछ आया? मुंशी बोला, आ गया सेठ जी, सब कुछ समझ में आ गया। इंसान जो कुछ भी इस जन्म में अच्छा या बुरा करता है, उसका फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर भोगना पड़ता है। सेठ ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक समझे, चलो अब वापस चलें। उसके बाद सेठ और मुंशी वहां से लौट गए। उस दिन के बाद से छटंकू और मनकू ने भी सारे बुरे धंधे छोड़ दिए और मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगे। ये बात बहुत ही पुरानी है, जब एक गांव में पुरुषोत्तम नाम का एक लड़का रहता था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। उसके माता पिता तो बचपन में ही चले गए थे। एक दिन पुरुषोत्तम यूं ही घूमते घूमते एक बड़े से बगीचे में चला गया और एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। उसे इतनी गहरी नींद आई कि बस पूछो मत। दोपहर का समय था, तभी वहां से राजा का एक सैनिक गुजरा। जब उसने पुरुषोत्तम को पेड़ के नीचे सोते हुए देखा तो उसके पास गया। उसने पुरुषोत्तम को धक्का देकर उठाया और बोला, अरे लड़के, तू कौन है? तुझे पता नहीं कि यह महाराज का बगीचा है, यहाँ सोना मना है। कौन है तू और कहां से आया है? पुरुषोत्तम, जो गहरी नींद में था, वह उठा और गुस्सा होते हुए बोला, तुमने मुझे क्यों उठा दिया? मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था। मैं सपने में राजकुमारी के हाथ से दूध पीने वाला था और तुमने मुझे जगा दिया। सैनिक यह सुनकर हैरान रह गया। मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आई। तुम सपने में क्या घुल खिला रहे थे, यह तो महाराज को बताना पड़ेगा। पुरुषोत्तम बोला, मैं एक सपना देख रहा था कि हमारे पड़ोस के राज्य शक्तिपुर के राजा की बेटी मेरे पास दूध का गिलास लेकर खड़ी थी और वह मुझे दूध पीने को कह रही थी, जबकि एक दूसरी राजकुमारी मेरे पांव दबा रही थी, और तुमने बीच में आकर मेरा सारा सपना खराब कर दिया। यह सुनकर सैनिक को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह मामूली सा लड़का सपने में राजाओं की बेटियों को देख रहा था। सैनिक ने तुरंत पुरुषोत्तम को पकड़ा और उसे राजा के दरबार में ले गया। वहां पहुंचकर सैनिक ने राजा यज्ञदत्त को सारी बात बता दी। जब राजा यज्ञदत्त ने यह सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह बोला, यह कैसी बेशर्मी है?
एक मामूली सा गरीब लड़का हमारे पड़ोसी राजाओं की बेटियों को अपने सपने में देखता है, और हद तो तब हो गई जब इसने मेरी बेटी को भी अपने सपने में देख लिया। ये तो हमारी शान के खिलाफ है। राजा ने गुस्से में आकर सैनिकों को आदेश दिया, इसे गिरफ्तार कर लो और ले जाकर पूरी जिंदगी के लिए कारागार में डाल दो। अब ये अपने सपनों के साथ कारागार में ही रहेगा। सैनिकों ने राजा का आदेश मानकर पुरुषोत्तम को कारागार में डाल दिया। पुरुषोत्तम को रोज सिर्फ एक समय की रोटी और एक कटोरी पानी दिया जाता था, जिससे न तो वह ठीक से जी सकता था और न ही मर सकता था। कारागार में बैठा पुरुषोत्तम अक्सर वहां पहरा दे रहे पहरेदार से बातें करता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि पुरुषोत्तम को न तो रोटी मिली और न ही पानी। वह भूखा प्यासा बैठा हुआ था। उसने बाहर खड़े पहरेदार को देखा तो वह भी उदास था। पुरुषोत्तम ने पूछा, क्या हुआ भाई? क्या राजा का कोई रिश्तेदार मर गया है जो तुम इतने उदास हो? पहरेदार बोला, मरा तो कोई नहीं, लेकिन पड़ोसी राज्य शक्तिपुर के राजा ने हमारे राजा को एक संदेश भेजा है। संदेश में उसने कहा है कि अगर हमारे राजा ने उसके एक सवाल का जवाब नहीं दिया तो वह हम पर हमला कर देगा। और सारी दुनिया जानती है कि शक्तिपुर राज्य की सेना हमसे कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर है। हमारी सेना उसका कभी मुकाबला नहीं कर पाएगी। पुरुषोत्तम ने कहा, अच्छा, तो फिर राजा ने क्या किया? सैनिक बोला, राजा ने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों को बुलवाया, लेकिन किसी के पास भी उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसी वजह से सारा राज्य दुखी है और महाराज भी। पुरुषोत्तम बोला, अरे लेकिन ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा? जरा मुझे भी तो बताओ। सैनिक ने सवाल बताया, 3 डंडे हैं, तीनों की लंबाई और मोटाई बराबर है। वे एक ही पेड़ की एक ही शाखा से बने हैं। पड़ोसी राजा ने पूछा है कि इन डंडों में से शाखा का अगला हिस्सा कौन सा है, बीच वाला कौन सा और सबसे नीचे वाला कौन सा? सभी डंडे एक जैसे हैं, इसलिए किसी को भी कुछ नहीं पता चल रहा। इसी वजह से राजा उदास है। अभी तक किसी के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। पुरुषोत्तम ने कहा, अरे यह तो बहुत ही आसान सवाल है, इसे तो मैं अभी हल कर सकता हूं। यह सुनकर पहरेदार खुश हुआ और उसने तुरंत जाकर राजा को सारी बात बता दी। राजा ने कहा, अच्छा, अगर उस कैदी को जवाब मालूम है तो उसे जल्दी से दरबार में लेकर आओ। सैनिक पुरुषोत्तम के पास गया और कहा, चलो, तुम्हें राजा ने बुलाया है और दरबार में चलना है। पुरुषोत्तम बहुत ही चालाक था। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। सैनिक ने पूछा, अरे तो फिर कैसे जाओगे? पुरुषोत्तम बोला, मैं तो राजा के जैसे कपड़े पहनकर घोड़े पर सवार होकर पूरे नगर का चक्कर लगाऊंगा। उसके बाद राजा की गद्दी पर बैठकर ही अपना जवाब दूंगा। अगर राजा साहब को यह मंजूर हो तो मैं जाने को तैयार हूं। सैनिक ने जाकर पुरुषोत्तम की यह बात राजा के सामने कह दी। यह सुनकर राजा को तो पहले बहुत गुस्सा आया कि एक मामूली सा कैदी इस तरह की शर्त कैसे रख सकता है, ये तो मेरा अपमान है। लेकिन फिर राजा ने थोड़ा सोचा और समझा कि उसके पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी उसे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। और फिर शक्तिपुर के राजा का खतरा भी सिर पर मंडरा रहा था। आखिरकार राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर उसे लगता है कि वह इस सवाल का जवाब दे सकता है तो वह जैसा कहता है वैसा ही करो। फिर क्या था, जैसा पुरुषोत्तम ने कहा था वैसा ही हुआ। उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए और घोड़े पर बिठाकर पूरे नगर का चक्कर लगाया गया। इसके बाद पुरुषोत्तम को राजा की गद्दी पर बिठा दिया गया। पुरुषोत्तम ने कहा, अब मेरे पास 3 डंडे और एक पानी का टब लेकर आया जाए। सैनिक उसी समय 3 डंडे और पानी का टब लेकर आ गए और पुरुषोत्तम के सामने रख दिया। पुरुषोत्तम ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर बिना समय बर्बाद किए उन पर निशान लगा दिए। फिर उसने शक्तिपुर से आए हुए सैनिकों को बुलाया और कहा, इन डंडों को अपने साथ ले जाओ और अपने राजा को बता देना कि मैंने इसका हल कर दिया है। इतना कहकर पुरुषोत्तम चुपचाप कारागार में वापस चला गया। सभी लोग यह देखकर हैरान थे। जब पुरुषोत्तम कारागार में वापस आ गया तो पहरेदार ने उससे पूछा, तुमने इतनी जल्दी इस सवाल का हल कैसे ढूंढ लिया? पुरुषोत्तम बोला, यह तो बहुत ही आसान था।
ये डंडे बेर की लकड़ी के बने हुए थे। मैंने उन्हें पानी में डालकर देखा तो पानी में डालते ही उन डंडों पर लगा रंग कुछ हल्का पड़ गया और मुझे उनमें अंतर समझ में आने लगा। फिर जब मैंने उन्हें एक के ऊपर एक जोड़कर देखा तो साफ पता लग गया कि जिस शाखा से वह बने हैं उसका अगला हिस्सा कौन सा था, बीच वाला कौन सा और सबसे नीचे वाला कौन सा। इस बात की पहचान करने के बाद मैंने हर एक लकड़ी पर निशान लगा दिया। बेर की लकड़ी ऊपर से नीचे तक एक ही जैसी दिखाई देती है, इसलिए देखने में कोई फर्क नहीं समझ में आता, लेकिन पानी ने सच बता दिया। पुरुषोत्तम की चतुराई देखकर पहरेदार दंग रह गया। पुरुषोत्तम ने जो निशान लगाए थे वे बिल्कुल सही निकले। शक्तिपुर के राजा ने जब डंडों को देखा और परखा तो वह भी मान गया कि जवाब बिल्कुल सही है। इस तरह से उसने हमला करने का इरादा छोड़ दिया और राज्य में शांति बनी रही। हालांकि इस पूरे मामले के बाद भी पुरुषोत्तम को कारागार से रिहाई नहीं मिली थी। वह कई दिनों तक वैसे ही कारागार में कैद रहा और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पुरुषोत्तम को न तो रोटी मिली और न ही पानी। बाहर खड़ा पहरेदार काफी चिंतित दिखाई दे रहा था। पुरुषोत्तम ने पूछा, आज फिर से राजा को कौन सी परेशानी आ गई? पहरेदार बोला, आज एक नया सवाल आ गया। एक जैसी 3 घोड़ियां भेजी हैं। वे तीनों देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, एक जैसा रंग, एक ही कदकाठी और एक ही चाल। सवाल यह है कि उनमें से नानी कौन है, मां कौन सी है और बेटी कौन सी है? पुरुषोत्तम बोला, बस इतनी सी बात, यह भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है। पहरेदार ने कहा, क्या तुम्हें सच में इसका जवाब पता है? पुरुषोत्तम बोला, हाँ, अगर मुझे राजा फिर से वैसे ही ले जाने की इजाजत दे दे जैसे पिछली बार ले गया था तो मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूं। पहरेदार ने तुरंत यह बात राजा तक पहुंचा दी। राजा को एक बार फिर से गुस्सा आया और वह बोला, यह लड़का हर बार अपनी शर्तें क्यों रखता है? फिर उसने सोचा कि इस बार भी अगर जवाब न मिला तो युद्ध को टाला नहीं जा सकता। जब कोई दूसरा उपाय समझ में नहीं आया तो राजा ने कहा, वैसा ही करो जैसा वह कहता है। और फिर एक बार फिर से पुरुषोत्तम को राजा जैसे कपड़े पहनाए गए, घोड़े पर बिठाया गया और पूरे नगर में उसे घुमाया गया। लोग फिर से हैरानी से देख रहे थे कि आखिर यह साधारण सा कैदी कौन है जो बार बार राजा की तरह सम्मान पाता है। घूमने के बाद पुरुषोत्तम को महल के एक मैदान में लाया गया। उसके सामने 3 घोड़ियां लाई गईं, जो देखने में बिल्कुल एक जैसी ही थी। न तो उनमें कोई फर्क दिखाई दे रहा था, न ही कोई पहचान का तरीका समझ में आ रहा था। हर कोई बड़ी उत्सुकता से पुरुषोत्तम को देख रहा था कि वह इस चुनौती को कैसे हल करेगा। तब पुरुषोत्तम ने कहा, इन घोड़ियों के आगे खाने के लिए घास डाल दी जाए। सैनिकों ने तुरंत ऐसा ही किया। 3 घोड़ियों के सामने घास रख दी गई। पुरुषोत्तम ने बिना कुछ कहे 3 घोड़ियों पर निशान लगा दिए और सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें वापस ले जाओ और शक्तिपुर के राजा को दिखाओ। इसके बाद पुरुषोत्तम फिर से कारागार में वापस लौट गया। हर कोई उसकी बुद्धिमानी को देखकर हैरान था। कारागार में पहुंचकर पहरेदार ने पूछा, पुरुषोत्तम, तुमने सवालों का जवाब कैसे ढूंढा? पुरुषोत्तम बोला, यह तो बहुत ही आसान था। जो घोड़ी सबसे आराम से खड़ी रही और आराम से घास खा रही थी वह नानी थी। उम्र और अनुभव ने उसे संयम सिखा दिया था। जो घोड़ी सतर्क थी और चारों तरफ देख रही थी वह मां थी। उसे अपने बच्चे की चिंता सता रही थी और उसकी निगाहें हमेशा सुरक्षा पर ही होती हैं। और जो घोड़ी जल्दी जल्दी घास खाने में लगी हुई थी वह बेटी थी। उसकी भूख और उसकी बेचैनी उसके जवान होने का संकेत थी। बस इसी आधार पर मैंने घोड़ियों को पहचान लिया था। दूसरी तरफ शक्तिपुर का राजा सोच में पड़ गया, क्योंकि वह जो भी सवाल पूछता था उसका जवाब मिल जाता था। इसी वजह से उसे कोई मौका नहीं मिल पा रहा था युद्ध करने का। लेकिन इस बार उसने अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों से सलाह करके सबसे मुश्किल सवाल भेजा। इस बार का सवाल सुनकर राजा यज्ञदत्त बहुत ही उदास हो गया, क्योंकि इस बार का सवाल वाकई बहुत कठिन था। एक बार फिर से कारागार में बैठे हुए पुरुषोत्तम को उस दिन खाना और पानी नहीं मिला। पुरुषोत्तम ने पहरेदार से पूछा, क्या बात हो गई? क्या फिर से कोई गड़बड़ हो गई? पहरेदार बोला,
इस बार शक्तिपुर के राजा ने एक बहुत ही मुश्किल सवाल भेजा है, और सवाल यह है, जो है वह नहीं है, जो था वह नहीं था, जो नहीं था वही है। राजा का कुत्ता कान का कच्चा। राजा यज्ञदत्त को एक बार फिर से पुरुषोत्तम का ख्याल आया। उसने पुरुषोत्तम को बुलावा भेजा, लेकिन इस बार पुरुषोत्तम जाने को तैयार न हुआ। तो राजा खुद चलकर पुरुषोत्तम के पास आया और बोला, पुरुषोत्तम, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस सवाल को जरूर हल कर सकते हो। तुमने पहले भी 2 बार मेरी सहायता की है, इस बार भी तुम इस राज्य को खतरे से बचा सकते हो। पुरुषोत्तम ने कहा, महाराज, इस सवाल का हल करना है तो मुझे खुद शक्तिपुर राज्य जाना होगा, और इस सवाल को हल करने के लिए आप शक्तिपुर के राजा से 6 महीने का समय ले लीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। और फिर राजा ने वही किया जो पुरुषोत्तम ने उसे कहा था। पुरुषोत्तम को एक शानदार घोड़ा दिया गया और सोने की मोहरों से भरी हुई कई थैलियां उसे दी गई। घोड़े पर सवार होकर पुरुषोत्तम शक्तिपुर राज्य में जा पहुंचा और वहां पर एक शानदार घर बनाकर राजकुमारों की तरह रहने लगा। उसने वहां पर अपनी पहचान एक व्यापारी के रूप में बताई। धीरे धीरे यह बात नगर में फैलने लगी कि एक नौजवान व्यापारी शहर में आया है जो कि बहुत ही अमीर है। एक दिन उसी बाजार में से मंत्री की बेटी ने पुरुषोत्तम को देखा तो उस पर मोहित हो गई। उसने अपने पिता को बताया कि वह एक नौजवान से प्यार करती है और उससे विवाह करना चाहती है। काफी सोच विचार करने के बाद मंत्री ने अपनी बेटी का विवाह प्रस्ताव पुरुषोत्तम के पास भेजा। पुरुषोत्तम ने इसके लिए हाँ कर दी और फिर पुरुषोत्तम का विवाह मंत्री की बेटी के साथ कर दिया गया। शादी हो जाने के बाद पुरुषोत्तम अब महल में रहने लगा था, लेकिन उसका असली मकसद तो अभी पूरा नहीं हुआ था। इसी दौरान उसकी मुलाकात वहां की राज नर्तकी से हुई। पुरुषोत्तम अब उसकी महफिलों में जाने लगा था। वह हर रात वहां पर जाता और आधी रात के बाद ही वह घर लौटता, जिसके कारण उसकी पत्नी बेहद परेशान हो गई थी। धीरे धीरे पुरुषोत्तम ने उस नर्तकी का विश्वास जीत लिया। एक दिन पुरुषोत्तम ने एक तरबूज लिया और उसे कपड़े में लपेटा और साथ ही एक बोरी में कंकड़ भर लिए, और फिर आधी रात को वह अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं एक सेठ का सिर काट के लाया हूं और उसके सारे पैसे भी मैंने ले लिए हैं। ये बात तुम किसी को मत बताना। अगर तुमने ये बात किसी को बता दी तो अवश्य ही राजा मुझे मृत्युदंड दे देगा। तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन ये राज्य किसी और को मत बताना। पुरुषोत्तम की पत्नी इस बात से डर गई और मन ही मन वह चिंता करने लगी, मगर डर और शक के कारण उसने यह सारी बात जाकर अपने पिता यानी मंत्री जी को बता दी। मंत्री को जब यह सारी बात पता चली तो इनाम के लालच में बिना देरी किए ये बात उसने जाकर राजा को बता दी कि महाराज, मेरा दामाद किसी सेठ का सिर काट कर लाया है और उसने सेठ का धन भी लूट लिया है। ये सुनते ही शक्तिपुर के राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि पुरुषोत्तम को पकड़कर दरबार में लाया जाए। सैनिक पुरुषोत्तम को गिरफ्तार करके राजा के सामने ले आए। इस बात की खबर जब नर्तकी को मिली, जिसका नाच देखने के लिए पुरुषोत्तम अक्सर जाया करता था, तो वह पुरुषोत्तम को बचाने के लिए सीधा राज दरबार में पहुंच गई। दरबार में आते ही उसने कहा, महाराज, उस सेठ की हत्या मैंने की है। आप बेवजह ही पुरुषोत्तम को पकड़ लाए हैं। ये सुनकर मंत्री चौंक गया और बोला, नहीं महाराज, यह औरत झूठ बोलती है। व्यापारी की हत्या तो पुरुषोत्तम ने ही की है। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो इसके घर से सेठ का सिर मनवा कर देख लीजिए। मेरी बेटी इसकी पत्नी है और उसे सब पता है। राजा के आदेश पर तुरंत मंत्री की बेटी को दरबार में बुलाया गया। मंत्री की बेटी ने कहा, महाराज, पुरुषोत्तम ने मुझसे कहा था कि यह सिर संभाल कर रखना। मैंने उसे अपने घर के पीछे के कमरे में एक कपड़े में लपेट कर रखा है। साथ ही एक पैसों से भरी हुई बोरी भी है। आप अपने सैनिकों को भेजकर दोनों चीजें मंगवा सकते हैं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यापारी का सिर और धन से भरी हुई वह बोरी दोनों महल में लेकर आई जाए। कुछ ही देर में सैनिक कपड़े में लिपटी हुई एक सिर जैसी चीज को लेकर आए। राजा ने आदेश दिया, इसे खोलो और दिखाओ। जैसे ही कपड़े को हटाया गया
तो सभी हैरान रह गए। उसमें सर नहीं बल्कि एक बड़ा सा तरबूज था जो देखने में बिल्कुल सिर जैसा लगता था। राजा गुस्से में आग बबूला हो गया, लेकिन पुरुषोत्तम जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने कहा, महाराज, मुझे उम्मीद है कि आपको अपने तीसरे सवाल का जवाब मिल गया होगा, जो आपने राजा यज्ञदत्त से पूछा था। यह सुनकर राजा हैरान हुआ और कहने लगा, उस सवाल से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कौन हो तुम? तब पुरुषोत्तम ने अपनी सारी सच्चाई राजा को बता दी और कहा, महाराज, मैं आपके तीसरे सवाल का जवाब देने के लिए ही यहां पर आया हूं। अब आप मेरा जवाब सुनिए। महाराज, आपने पूछा था, जो है वह नहीं है, जो नहीं है वही है। अब देखिए, जो मेरी पत्नी है वह वास्तव में मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि वह तो मुझे मरवाना चाहती थी। लेकिन जो मेरी पत्नी नहीं है, यानी यह नाचने वाली लड़की, मेरे लिए वह असली पत्नी से भी बढ़कर साबित हुई। उसने खुद को दोषी बताकर मेरी जान बचाने की कोशिश की है। बताइए, क्या यह सच नहीं है? राजा ने कहा, बिल्कुल सही। पुरुषोत्तम ने कहा, आपका दूसरा सवाल यह था, जो था वो नहीं था, जो नहीं था वही था। इसका मतलब यह है कि जो सिर समझा जा रहा था, वास्तव में वह सिर नहीं था बल्कि तरबूज था, और जो असली सिर था वह तो कभी था ही नहीं। राजा पुरुषोत्तम की बात से सहमत था और हैरान भी। उसने कहा, बिल्कुल ठीक बात है नौजवान। इसके बाद पुरुषोत्तम फिर से बोला, महाराज, आपने आगे पूछा था, राजा का कुत्ता कान का कच्चा, तो वह खड़ा है ना महाराज, आपका मंत्री आपके सामने। वह आपका कुत्ता इतना कानों का कच्चा है कि अपनी बेटी की बात मानकर वह अपने दामाद को मरवाने चला था, और वह भी सिर्फ इनाम हासिल करने की खातिर। उसने एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, न ही मुझसे आकर पूछा कि आखिर माजरा क्या है। तो बताइए महाराज, क्या मेरी बात सही है? राजा बोला, बिल्कुल सही है। पुरुषोत्तम की चतुराई और उसकी अक्लमंदी देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा, पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारी इस समझदारी और तुम्हारी दूरंदेशी से बहुत ही खुश हूं। मैं चाहता हूं